जय हिंद। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा दोस्तों कंपटीशन एग्जाम लिया जाने वाला है। उसमें कंप्यूटर का सिलेबस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है नंबर स्कोर करने के लिए। तो इसका हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं और ये इस वीडियो सीरीज़ का दोस्तों तीसरा नंबर का पार्ट है। हम इसमें बात करेंगे कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास के बारे में। इसका पहला पार्ट जो आया था दोस्तों उसमें कंप्यूटर के पीढ़ियों के बारे में हमने बात किया है और उसमें कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जो देखा था उसका थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं दोस्तों 2 मिनट में। देखिए, हमने कंप्यूटर का विकास के अंतर्गत सबसे स्टार्टिंग में जो पढ़ा था वो था हमारा अबेकस कंप्यूटर। उसके बाद जो है जनरेशन बढ़ता गया, पाइसक्लाइन आया, उसके बाद है आपका डिफरेंस जो इंजन है वही आया जिसको खोज जो है चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों पंच कार्ड आया। धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें जो है मार्क 1 जिसको हवा डाई के ने खोजा था, मतलब बनाया था, ठीक है। तो इसके दोस्तों इसी तरीके से कंप्यूटर की जो पद्धतियाँ, प्रोसेसर आया, फिर उसके बाद एप्पल 2 आया, ठीक है। तो अब दोस्तों उसके बाद हमने जो पढ़ा था इसका जो है वो कौन सी पीढ़ियों के आधार पर, मतलब जो हार्डवेयर है उसकी संरचना के आधार पर जो है कंप्यूटर को डिवाइड किया गया था। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी। और अगर हम लोग उसकी कार्य क्षमता के आधार पर देखें तो दोस्तों एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। इन सब के बारे में डिटेल नहीं पढ़ा था, ठीक है। और उसी तरीके से हमारा जो तीसरा जो था दोस्तों वो आकार के आधार पर, मतलब उसकी जो साइज है वो उसके आधार पर मिनी फ्रेम, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर की तरह है। इन सबको हम लोग देखने वाले हैं आज। तो आज कहाँ से देखेंगे दोस्तों, हम चौथी पीढ़ी से लेकर के पांचवी पीढ़ी और हमारा जो कार्य पद्धति के आधार पर है और आकार के आधार पर है, इन सब का दोस्तों हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाएगा दोस्तों, हम लोग जो बचेगा उसको नेक्स्ट पार्ट में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसका ऑप्शनल जो क्वेश्चन है उसको जरूर नेक्स्ट वीडियो में ही आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें हम लोग प्रथम पीढ़ी में दोस्तों जो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था हार्डवेयर के रूप में, इसके बारे में जाना और इसकी कार्य क्षमता के बारे में जाना। दूसरी पीढ़ी में दोस्तों हमने ट्रांजिस्टर की जो उपयोग हुआ था और रिप्लेस कर दिया गया था वैक्यूम ट्यूब को, उसके बारे में जाना। और जो तीसरा था दोस्तों उसमें जो है आईसी चिप का प्रयोग किया गया था, ठीक है, जिसको इंटीग्रेटेड चिप के नाम से जाना जाता है। इस आप देख सकते हो इमेज में, तो इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जब बात करेंगे चौथी पीढ़ी, तो चौथी पीढ़ी और पाँचवीं पीढ़ी ये जो दोनों है दोस्तों जो आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही जो था इंपॉर्टेंट था, जब हमारा आईसी जो है कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अब जो आईसी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से और स्पीड से वर्क करने लग चुका था। अगर इसकी पीढ़ी की सन की बात करें तो 1975 से लेकर के 1989 तक का समय जो है इसको रखा गया है। चौथी पीढ़ी में जो कंप्यूटर थे वो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया करते थे, जिसे एलएसआई तथा वीएलएसआई के माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई थी। उस समय दोस्तों इंटेल और जो है आपका जो पेंटियम है ये सब प्रोसेसर भी आ चुके थे, ठीक है। कंप्यूटर का जो गणना समय है ये पिको सेकंड में होता था, ठीक है। जो हम लोग पहले जो पढ़े थे दोस्तों तृतीय जो है उसमें 10⁻⁻10 था, और जो आपका तृतीय पीढ़ी था, ठीक है, सॉरी द्वितीय पीढ़ी, उसमें क्या था 10⁻⁻6 था, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी स्पीड थी, लेकिन इसमें है दोस्तों पिको सेकंड में आ गया। 10⁻12 सेकंड में क्या कर लेता है, ये गणना कर लेता है। माइक्रो प्रोसेसर्स के इस्तेमाल से अंततः जो है अत्यंत छोटा और हाथ में लेकर चलने वाला योग्य ये एक छोटा सा कंप्यूटर का विकास संभव हुआ। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर, हम लोग डिजिटल जो हाथ घड़ी पहनते हैं वो भी एक कंप्यूटर का ही रूप है, ठीक है। मल्टीटास्किंग के कारण जो है कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो एक साथ कई कार्यों की संपन्न कराए। अब दोस्तों मल्टीटास्किंग क्या होता है, जैसे एक ही चीज़ को एक से अलावा जो बहुत सारे कार्य होते हैं उसको एक ही जो है सिस्टम में कराया जाता है। जैसे गाना चलाना, वीडियो देखना, साथ ही साथ जो है आपका कोई भी वर्क करते रहना, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब चीज़ कहलाता है मल्टीटास्किंग या मल्टीमीडिया के अंतर्गत जो है मल्टी टास्किंग ही आता है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का विकास जो है एम.ई. हॉफ ने 1971 में किया था। इसमें व्यक्तिगत जो है दोस्तों कंप्यूटर का विकास हुआ, मतलब पर्सनल कंप्यूटर, जो हम लोग पर्सनल जो घर में यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। उसी तरीके से चुंबकीय डिस्क और टेप का जो स्थान है वो अर्धचालक मेमोरी ने ले लिया। पहले क्या होता था, बड़े बड़े डिस्क होते थे जिसमें क्या होता था स्टोरेज डिवाइस के रूप में, रैम के रूप में प्रयोग होता था। अब जो आ चुका है दोस्तों वो आपने माइक्रो SD कार्ड देखा ही होगा, जो जिसे चिप या
मेमोरी कार्ड के नाम से जानते हो। तो वो क्या है, एक प्रकार का अर्धचालक है जिसमें उसकी कार्यक्षमता, उसकी वृद्धि जो है दोस्तों अत्यंत तीव्र हो चुकी थी। ठीक है। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है। जिसके जो डेटा को बदला जा सकता है। उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लेन हो गया और वैन, इन दोनों प्रकार का विकास जो है स्टार्ट हो चुका। लेन और वैन के बारे में और आगे बताने वाला हूँ। समानांतर जो है दोस्तों इसमें जो है कंप्यूटिंग तथा मल्टीमीडिया का प्रचलन भी स्टार्ट हो चुका था। समानांतर मतलब दोस्तों दो से चीज़ें हैं, जैसे उसका हार्डवेयर में भी विकास हुआ और उसके सॉफ्टवेयर में, दोनों जो है दोस्तों विकास होने लगा, दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगी और जो जनरेशन है वो आगे बढ़ने लगा और कंप्यूटर में विकास होने लगी। और जो दोस्तों 1981 में जो IBM है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है, उसने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया जिसे PC या पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। ठीक है। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसे GUI के नाम से जाना जाता है। अब ग्राफिकल इंटरफेस यूज को किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपने वीडियो गेम जो खेला होगा 3D में, ठीक है, उसमें आप देखते हो उसकी क्लियरिटी, जो एनिमेशन जो रहता है उसमें क्लियरिटी जितना ज़्यादा रहता है वो क्या कहलाता है, उसका ग्राफिकल वैल्यू होता है। ठीक है। तो उसको तरीके से दोस्तों, और उसको रखने के लिए उसमें ग्राफिक कार्ड लगाया जाता है। ठीक है। इसके विकास में कंप्यूटर का उपयोग को सरल बना दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS जो हम लोग यूज़ बहुत कम करते हैं दोस्तों। ठीक है। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट विंडो, इसका प्रयोग जो है अधिकतर दोस्तों 80 से ज़्यादा % जो यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एप्पल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल OS, जिसे सिर्फ जो है ब्रांड है, बहुत ज़्यादा महंगा आता है दोस्तों ये। ठीक है। इसको VIP लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, सामान्य जो नागरिक है इसका यूज़ नहीं करता है। ठीक है। अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो ये बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में, मतलब कम प्राइस में ये आसानी से मिल जाता है। अगर विंडोज सॉफ्टवेयर की बात करें तो XP जो है सर्वाधिक चला, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, 10 है, ये सब क्या है चल रहे हैं। अगर उच्च स्तरीय भाषा C प्रोग्राम जो कहा जाता है, इसका जिसमें चलन हुआ। ठीक है। C प्रोग्राम जो है लैंग्वेज है, उसके बाद क्या है C+ आया, उसके बाद क्या आया C++ चलता है। ठीक है। ये भी क्या है, एक प्रकार का HTML कोडिंग ही होता है। उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया गया ताकि प्रोग्राम के सभी कंप्यूटर को आसानी से चलाया जा सके। ठीक है। तो दोस्तों PHP फाइल और HTML फाइल में भी क्या होता है, इसी तरीके का कोडिंग होता है। अब देख लेते हैं रोचक तथ्य। मूर के नियम, जो मूर है दोस्तों, मूर लॉ, इसके अनुसार जो है प्रत्येक 18 माह में चिप के उपकरणों की संख्या जो है दुगनी हो जाती है। उसी तरीके से ULSI में एक चिप जो है 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जा सकते हैं और सभी के सभी जो है दोस्तों यूज़फुल हैं और यूज़ हो ही जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों चौथा पीढ़ी तो हम समझ चुके हैं, अब देखेंगे पांचवा पीढ़ी। और जो चौथा पीढ़ी है दोस्तों 1988 तक था, तो अब ये आज जाता है पांचवी पीढ़ी 1989 से, जो अब तक चल रहा है। ठीक है। तो ये हमारी जो अभी जो चल रहा है दोस्तों वो क्या है, हार्डवेयर के आधार पर पांचवी पीढ़ी चल रही है। ठीक है। ULSI तथा SLSI में इसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जो युक्त है माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हुआ। इन्हीं के माध्यम से दोस्तों आगे चल करके बहुत सारे जो है इनोवेशन होने लगे। जो है अब इससे अत्यंत छोटे तथा हाथ में लेकर चलने वाले योग्य कंप्यूटर विकसित हो चुके हैं और गणना क्षमता अत्यंत तीव्र एवं अधिक हो चुकी है। अगर मल्टीमीडिया एनिमेशन के कारण कंप्यूटर का शिक्षा एवं मनोरंजन आदि के क्षेत्र में भरपूर उपयोग होने लगा है। ठीक है। अब शिक्षा और मनोरंजन में दोस्तों ये जो हमारा यूज़ होने लगा है पाँचवीं पीढ़ी में हुआ है। पहले पीढ़ी में दोस्तों सिर्फ एक ही जगह हुआ था, तो जिससे उद्योग, कपड़ा स्किल जो था, साड़ी के उद्योग, वहाँ पास उसका प्रयोग हुआ। उसके बाद धीरे धीरे व्यापार में आया, फिर उस, ठीक है, उस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे जो है अब शिक्षा भी में और आपका जो है चिकित्सा के क्षेत्र में भी इंक्लूड हो चुका है। ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेट भी आ चुका है, अब जो पाँचवीं पीढ़ी में इंक्लूड हो गया। तो इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के विकास ने सूचनाओं के आदान प्रदान, मतलब दोस्तों जो संदेश है उसके आदान प्रदान तथा एक दूसरे के संपर्क को जोड़ने का जो तरीका है वो उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन ला चुका है। आपको तो पता ही होगा इस बारे में। ठीक है। ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क मतलब दोस्तों जो प्रकाश के माध्यम से जिस मेमोरी को रखा जाता है, उसमें से पढ़ा जाता है, उसे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। जिसमें आपका कॉम्पैक्ट डिस्क आता है, CD, और उसी तरीके से DVD आता है। जो दोस्तों CD होता है वो क्या करता है, रेड रे पे काम करता है, और जो DVD होता है वो ब्लू रे पे काम करता है। ठीक है। मतलब CD जो होता है दोस्तों लाल प्रकाश पे काम करता है और DVD जो होता है नीला प्रकाश पे काम करता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद रखिए। ठीक है। विकास हुई भंडारण क्षमता भी अत्यंत उच्च थी। 2 प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर एक आपका जो है दोस्तों
पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र जो है बना दिया गया है। अब देखिए, एक ही कंप्यूटर सिस्टम में, एक ही मदरबोर्ड में दो प्रोसेसर लगा दिया जाता है। दरअसल में ये दो प्रोसेसर नहीं होता, एक ही प्रोसेसर होती है। एक प्रोसेसर के अंतर्गत हम जो प्रोसेसर है वो दो अलग अलग भागों में बंट जाता है प्रोसेसर, ठीक है। तो इसे ही दो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। रहता है एक ही प्रोसेसर के अंतर्गत है, लेकिन इसको द्वि प्रोसेसर या डुअल कोर प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। आपने नाम सुना होगा इनका। अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मेमोरी आप जो मोबाइल खरीदते हो उसमें क्या बोला जाता है, डुअल कोर प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, अगर ठीक है। अगर इसमें ऑक्टा 4 है, 4 कोर है, तो इसमें क्या होगा, जितनी ज़्यादा संख्या रहेगी उतनी उसकी क्या होगी, कार्य क्षमता ज़्यादा होगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, डुअल जो है प्रोसेसर उसमें कंप्यूटर सिस्टम में आने लगा। नेटवर्किंग के क्षेत्र में, इंटरनेट में जो है ईमेल आ गया, WWW आ गया, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, उसका विकास इसमें हो चुका था और धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया। और दोस्तों अब ये जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है। अब हर व्यक्ति के पास जो है ईमेल आईडी बना हुआ है, ठीक है। तो सूचना और आपका प्रौद्योगिकी तथा सूचना जो राजमार्ग है उसमें जो है इसकी अवधारणा का विकास हुआ। नए कंप्यूटर में कृत्रिम क्षमता के आधार पर डालने वाला जो प्रयास है चल रहे हैं, ताकि कंप्यूटर की परिस्थितियों के अनुसार स्वयं निर्णय ले सके। क्योंकि हम जानते हैं आजकल के जो कंप्यूटर है उसके पास जो है खुद की बुद्धि नहीं होती, उसको जो है निर्णय लेने के लिए दोस्तों अलग से हमें ऑपरेट करना होता है। तो इस तरीके का जो ऐसा जनरेशन आने वाली है उसमें बनाने की कोशिश, डेवलपमेंट किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, जिसमें क्या हो, वो खुद रूप से खुद अब जो है डिसीजन ले सके। आवाज़ को पहचानने तथा रोबोट निर्माण की प्रक्रिया में भी इसका प्रयोग होता है। मैग्नेटिक बबल मेमोरी में प्रयोग में भंडारण में क्षमता में वृद्धि। तो दोस्तों जिस प्रकार के मैग्नेटिक बबल मेमोरी होती है उसके जो है भंडारण क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन इसका उपयोग जो है अभी वर्तमान में जो है सामान्य तौर पर जो है होता है उसमें नहीं होता, ठीक है। पोर्टेबल पीसी और डेस्कटॉप पीसी कंप्यूटर के जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में जुड़े हैं। आपने देखा होगा डेस्कटॉप मतलब जो डेस्क के ऊपर जो रखा रहता है टॉप में, उसे डेस्कटॉप कहते हैं। हालांकि वो कंप्यूटर का मॉनिटर ही होता है, लेकिन क्या होता है आपने हर जगह देखा होगा, छोटे छोटे मॉल से लेकर छोटे छोटे दुकान में छोटे छोटे क्या होता है CCTV कैमरा लगे होते हैं, उसको मॉनिटर करने में इन सब का प्रयोग होता है। अब इसमें और भी रोचक तथ्य, जैसे आलू के चिप्स के आकार के होने के कारण तो इसे इंटीग्रेटेड सर्किट के चिप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उनका जो चिप होता है IC चिप दोस्तों, जैसे मैंने दिखाया था, उनकी जो आकार है एक आलू के चिप्स की तरह होती है, उतने के आकार का ही होता है, इसलिए उसको चिप के नाम से जाना जाता है। अगर चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी को, उनके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, गणना, उपयोग, विशेषताएं, उदाहरण एवं गुण दोष के बारे में भी जान लेते हैं। पूरे 5 पीढ़ियों का हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद तो हमारा आएगा अगली पीढ़ी जो आया है उसके बारे में देखेंगे, जिसमें उसके स्पीड और अलग अलग जो क्षेत्र से बांटा गया है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सबसे हमारा जो आता है दोस्तों पीढ़ी में आता है प्रथम पीढ़ी, जो कि कहाँ से कहाँ तक चला है, 1942 से दोस्तों 1955 तक चला है। अगर इसमें हार्डवेयर की बात करें तो निर्वाड ट्यूब की इसमें प्रयोग की गई थी, और इसमें जो सॉफ्टवेयर चलता था वो मशीनी भाषा बाइनरी में चलता था 1 और 2 में, और इसमें जो स्टोरेज क्षमता थी वो पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था, और इसकी जो गणना क्षमता थी दोस्तों मिली सेकंड में होता था, और इसका जो उपयोग है वैज्ञानिक एवं रक्षा अनुसंधान में इसका प्रयोग होता था। अगर विशेषता की बात करें तो दोस्तों यह विद्युत और मशीनी यंत्र थी जो अधिक विद्युत से चलाया जाता था। अगर इसके कंप्यूटर के एग्जाम्पल की बात करें तो ENIAC और EDUAC और आपका जो है UNIVN1 इनका जो है उदाहरण है। अगर इसके गुण और दोष की बात करें तो यह काफ़ी खर्चीला भी है, काफ़ी बड़ा है, ऊर्जा की अधिक खपत होती है और त्रुटि की संभावना भी इसमें थी, ठीक है। उसी तरीके से बात कर लेते हैं द्वितीय पीढ़ी, जो कि क्या है 1956 से लेकर के 1964 तक चला, और इसमें दोस्तों इसमें जो है थोड़ा सा एडवांस आ चुका था। निर्वात ट्यूब का जो जगह है वो ट्रांजिस्टर ने ले लिया था, और उच्च स्तरीय भाषा जो मशीनी भाषा थी उसके बाद ये उसमें उच्च स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग इसमें होने लगा। और अगर मेमोरी की बात करें तो दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी, टेपिंग, इन सब का प्रयोग इसमें होने लगा। माइक्रो सेकंड में जो है इसको गणनाएं जो है होने लगी। अगर इसका जो उपयोग की बात करें तो वैज्ञानिक एवं व्यवसाय में इसका उपयोग होने लगा था। अगर इसकी मेमोरी क्षमता भी काफ़ी स्ट्रांग होने लगी थी। IBM 1401 जो है दोस्तों जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो
चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसी तरीके से PDP-8 भी इसके अंतर्गत आता है। ये भी दोस्तों काफ़ी बड़ा है, खर्चीला है अपेक्षाकृत, लेकिन जो है इससे छोटा था, प्रथम पीढ़ी में जो बना था उससे छोटा है और थोड़ा सा इससे जो है स्पीड में काम करता है। आप देख सकते हो इसकी जो समय गणना है आप उसको देख सकते हो, माइक्रो सेकंड में काम करता है। तीसरी से बात करें दोस्तों, तीसरी पीढ़ी की, तो ये है 1965 से लेकर के 1975 तक। इसमें इंटीग्रेटेड जो चिप है उसी तरीके से SSI का प्रयोग इसमें होने लगा और उच्च स्तरीय भाषा मानकीकरण, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग होने लगा। अगर इसकी स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो ये चुंबकीय भंडारण क्षमता में काम करने लगा और समय जो है दोस्तों माइक्रो सेकंड से घट कर नैनो सेकंड में जो है अपना रिजल्ट देना ये शुरू कर दिया। उसी तरीके से कंप्यूटर का जो व्यक्तिगत उपयोग, मतलब पर्सनल कंप्यूटर के रूप में इन्होंने प्रयोग शुरू हो चुका था। अगर विशेषता की बात करें तो हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर अलग अलग बिक्री स्टार्ट हो चुकी थी। कीबोर्ड व मॉनिटर को आप अलग अलग खरीद सकते थे। ठीक है, अगर इसके उदाहरण की बात करें तो IBM आपका 360 और PDP-11 जो एडवांस जनरेशन है दोस्तों, उसका जो है ये उस समय होने लगा किसकी, तीसरी पीढ़ी में, और इसका अपेक्षाकृत तीव्र। अब दोस्तों जो एडवांस जनरेशन आ रहा है तो अपेक्षा की बात है दोस्तों, तो सीधे सी बात है आकार में छोटापन आएगा, स्पीड भी क्या होगा, लगातार आएगा और उपयोग जो है दोस्तों लगातार बढ़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चौथा पीढ़ी जो हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों ये जो है 1976 से लेकर के 1989 तक का हुआ। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ, VLSI कंप्यूटर का नेटवर्क का विकास और पर्सनल कंप्यूटर जैसे जो है इसमें प्रयोग होने लगे। अगर यूज़र आपका जो है ग्राफिकल कार्ड का इसमें प्रयोग होने लगा। पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग आने स्टार्ट हो चुके थे और जो स्पीड है दोस्तों ये जो है सेमी कंडक्टर मेमोरी के ऊपर जो है दोस्तों इसका जो है क्षमता होने लगी, स्टोरेज जो है। और उसी तरीके से अगर सेकंड की बात करें तो पिको सेकंड में दोस्तों ये जो अपना रिजल्ट देने लग गया था। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है इस प्रोसेसर आ चुका था, पहला प्रोसेसर। इसमें जो है पहला प्रोसेसर मतलब सिंगल प्रोसेसर यूज़ होने लगा। पांचवा पीढ़ी में जो है दोस्तों डुअल कोर प्रोसेसर जो है स्टार्ट हो चुका है। अभी जो है दोस्तों 4 कोर और ऑक्टा कोर आ चुका है जो कि पांचवी पीढ़ी का ही है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसकी जो प्रयोग है वो एक साथ कई कार्य क्षेत्र में होने लगा और इसका दोस्तों IBM PC, एप्पल PC ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। अपेक्षाकृत तीव्र हो गया, उच्च क्षमता भी युक्त हो गया और इसका उपयोग भी आसान हो चुका है क्योंकि दोस्तों यूज़र फ्रेंडली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें प्रयोग होने लगा। ठीक है, जिसको आप आसानी से जो है चला सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से पाँचवा जो पीढ़ी है वो 1990 से लेकर के अब तक जो चल रहा है वो पाँचवा पीढ़ी के अंतर्गत आता है, जिसमें दोस्तों जो है कुल आपका ULSI, SLSI, नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट इन सब का विकास होने लगा। इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आप जितना भी वर्तमान में अभी देख रहे हैं दोस्तों ये सब पाँचवीं पीढ़ी के अंतर्गत आता है और सब देख सकते हो, जिसमें ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, वर्चुअल मेमोरी कार्ड, विशाल भंडारण क्षमता। ठीक है, ये सब आप इसमें यूज़ करते हो। ठीक है, आपको पता ही होगा इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा मनोरंजन के साधन जो है इसमें आ चुके हैं। और दोस्तों जो है इसका अगर पिको सेकंड, तो पिको सेकंड मतलब 10 की पावर जो है दोस्तों 10 में क्या करता है, ये वर्क करता है, इतने टाइप कम समय में अपना रिजल्ट दे देता है। प्लग और प्ले जैसे जो है दोस्तों इसकी जो कार्य क्षमताएँ हैं, उसी तरीके से अगर कंप्यूटर की बात करें तो दोस्तों IBM नोटबुक हो गया, पेन आ गया, टच जैसे आपका जनरेशन वाला हार्डवेयर जो है टच वाला, वो सब चीज़ें क्या हो चुकी है इसमें आ चुकी है और अति छोटे और अति तीव्र गति से काम करने वाला, ऐसे छोटे छोटे हैं जो हाइडन तौर पर छुपे हुए जो हैं उस रूप में भी काम आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो पांचों पीढ़ी है यहाँ से प्रश्न अगर पूछा जाएगा आप आसानी से इसको जो है समझ सकते हो। इसका PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जा करके आसानी से जो है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और चलिए देखते हैं दोस्तों अगला जो हमारा पीढ़ी है, उस पीढ़ी में दोस्तों जो उस क्या हुआ था उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो आया दोस्तों इसमें नैनो कंप्यूटर, जो नैनो मतलब समझ आ रहा है दोस्तों, जिसको हम लोग 10 × 10⁻⁹ मीटर में नापें, उसी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, नैनो के बराबर माना जाता है। एक नैनो में 1 × 10⁹ मीटर जिसका व्यास होता है उसे ही 1 नैनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, इसके प्रयोग में अत्यंत छोटे विशाल जो है क्षमता वाले कंप्यूटर का विकास एवं परिकलन की गई। नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ की जो आणविक संरचना है इसका भी उपयोग किया जाने लगा। उसके बाद है दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम जो सिद्धांत है आपने पढ़ा होगा, बहुत ही सूक्ष्म रूप होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, उसमें आपने फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो उसी के दौर पर यह जो है इनोवेशन हुआ था। विद्युतीय किरणों के जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण
होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने कक्ष में तेजी से भ्रमण करते हैं, इस कारण इसे एक 0 और 1 की स्थिति में गिना जा सकता है। इस क्षमता का जो इस्तेमाल है मानव मस्तिष्क में तेजी कार्य करने वाले कंप्यूटर के विकास का प्रयास चल ही रहा है। और इस प्रकार के जो कंप्यूटर क्षमताएं हैं दोस्तों वो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर हैं और इसे जो है दोस्तों बीट से मापा जाता है। ठीक है, सामान्य कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको किससे नापते हैं? बीट से मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है। कंप्यूटर की जो इकाई मेमोरी की जो इकाई होती है उससे क्या कहा जाता है? बीट कहा जाता है। नहीं तो ऑप्शन में दिखेगा बीट, बाइट, किलोबाइट, MB, GB, TB, ये सब जो है बताते हैं। ठीक है, लेकिन बीट क्या है? उसकी इकाई है। उसी तरीके से जिसका क्वांटम कंप्यूटर से इसे क्यूबिट जो है मापा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से आगे आपका DNA कंप्यूटर, इसमें जो है वैज्ञानिक पदार्थ जैसे DNA या प्रोटीन का प्रयोग कर डाटा को संरक्षित व प्रोसेस किया जाता है। इसे बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें मतलब सूक्ष्म तौर पर जो है स्टोर करने की जो क्षमताएं होती है। ठीक है, उसी तरीके से आपका आता है केमिकल कंप्यूटर। इसमें जो है गणना करने के लिए पदार्थ के रासायनिक गुण एवं सांद्रता का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी केमिकल में किसी डिवाइस को डुबाना, वहाँ से उसका जो है सेंसर के माध्यम से हमें गणनाएं एकत्रित करना, ये सब क्या होता है? केमिकल कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, उसी तरीके से आपका जो DNA भी होता है उसी तरीके का ही होता है, जिसमें क्या होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अब हमारा जो देखते हैं दोस्तों कार्य पद्धति के आधार पर, मतलब जो हम किस तरीके से कार्य करते हैं उस आधार पर दोस्तों 3 भागों में इसे बांटा जा चुका है। ठीक है, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, कार्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जा चुका है? तो 3 भागों में बांटा जा चुका है। उसी तरीके से हार्डवेयर के आधार पर बोले तो दोस्तों 5 भागों में बांटा हुआ है। हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी। ठीक है, तो इसमें आता है दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, इसमें जो है तकनीकी के आधार पर देखें तो इसमें क्या है? पहला जो कंप्यूटर है वो एनालॉग कंप्यूटर है। समय के साथ जब दोस्तों लगातार परिवर्तन होने वाली भौतिक जो राशियां हैं वो एनालॉग में परिवर्तित होने लगा, जैसे तापक्रम है, दाब है, विद्युत और वोल्टेज है, ये सब क्या है? एनालॉग कंप्यूटर में डाटा का निरूपण लगातार दिखाने लगा। एनालॉग मतलब आप समझ सकते हो जिसमें कांटा के रूप में, जैसे क्या हो गया, ये मेरा मीटर है, इस मीटर में क्या हुआ देखिए, ये जैसे कांटा यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6, तो ये कांटा घूमेगा तो ये क्या कहलाता है? एक सिस्टम जो है पूरा तरीके से एनालॉग के रूप में कहलाता है। जितने भी कांटे वाले या फिर मान होते हैं जिसे हम पाठ्यक्रम नोट करते हैं वो सब क्या कहलाता है? एनालॉग की श्रेणी में आता है। ठीक है, एनालॉग में आपने देखा होगा दोस्तों कांटा वाला 10 की स्पीड में, स्पीडोमीटर में जो गाड़ी में लगा रहता है, बाइक में, कार में, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका एनालॉग आता है। लेकिन जो अंकों के रूप में हमको दिखाता है डिजिट फॉर्म में, ठीक है, डिस्प्ले में, वो क्या कहलाता है? हमको डिजिटल कहलाता है। ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे, आएगा नीचे सेकंड नंबर में डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तो इन सब का जो है दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर की जो गति है अत्यंत धीमी होती है, क्योंकि माइक्रो जो परिवर्तन होता है उसको देखने को नहीं मिलता, इसलिए हमको ये धीमा नजर आता है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर का प्रचलन जो है बाहर हो गया। और एक जो साधारण घड़ी है, वाहन की गति मीटर है, वोल्ट मीटर है, आदि एनालॉग कंप्यूटर के सब ये उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉनिक संकेतों का चलते तथा कंप्यूटर के लिए द्विआधारी अंकों पद्धतियों का प्रयोग हुआ, जिसमें 0 एवं 1 का जो है इसमें प्रयोग होने लगा। डिजिटल कंप्यूटर के आधार पर निरूपण के लिए दोस्तों 0 एवं 1 किया गया, और जिससे क्या हुई, इसकी गति जो है तीव्र हो गई। और वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर इसी पर ही आधारित है, और आंकड़ों में इलेक्ट्रॉनिक का पल्स के रूप में भी इनका जो है गिनती किया जाता है। 0 1 0 1 1 1 0 जो भी हो, ये जो है इसी के फॉर्म में ये गिनता है। डिजिट मतलब क्या होता है? जैसे दोस्तों कोई भी डिजिट आपने देखा होगा डिजिटल, ठीक है, तो डिजिटल मीटर जितने भी होते हैं सब डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है। और दोस्तों इन दोनों से मिला हुआ जुला हुआ और इससे हाइब्रिड तरीके का जो कंप्यूटर होता है इसको हाइब्रिड कहा जाता है। ठीक है, यह डिजिटल एनालॉग का जो मिश्र रूप होता है, इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, डिजिटल रूप में इसका प्रयोग होता है। इनपुट तथा जो आउटपुट है हमें एनालॉग संकेतों के माध्यम से या डिजिटल के माध्यम से दोनों तरीके से मिलता है। ठीक है, जो है सामान्य तौर पर कंप्यूटर का उपयोग जो है अस्पताल, रक्षा क्षेत्र, विज्ञान आदि क्षेत्रों में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, उसी तरीके से आकार की बात करें तो दोस्तों आकार के से भी कंप्यूटर को अलग अलग विभिन्न भागों में इसमें बांटा जा चुका है।
तो दोस्तों वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम लोग जो आकार के आधार पर बांटा गया दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। तो इन सबको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर लीजिएगा दोस्तों, जो है टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जा करके। जैसे ये वाला जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा, इसका वस्तुनिष्ठ प्रकार का वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों जो है अभ्यास ऑनलाइन क्लास www.abhyasgk.com विजिट करके आप आसानी से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। और इससे पहले जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ज़रूर ऑन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। और इसके अलावा जो है मैथ्स का क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो, आपका मैथ्स के ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट पर बना हुआ है। और इसके लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।